वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस को स्पेशली इसे सैथिली कहा जाता है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता क्या है। तो किसी भी आयरन की कोर में, ये कोई आयरन की कोर है, इस आयरन की कोर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। ठीक है, आयरन की कोर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट हो जाता है, एक होता है ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। तो यदि कोई आयरन का कोर है आपके पास, तो इस आयरन के कोर में दो प्रकार के लॉस होते हैं। वैसे ही यदि इसे हम रिप्रेजेंट करें तो ये कोई डीसी मोटर है और डीसी मोटर के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के लॉस होते हैं। एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। यहाँ पर जो दूसरा लॉस होता है ये होता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। ठीक है, तो डीसी मोटर के अंदर कॉपर लॉस होता है और आयरन लॉस होता है। तो ये जो कॉपर लॉस है, ये कॉपर लॉस तो बिल्कुल फिक्स है। ये किस टाइप की श्रेणी में आता है? ये फिक्स केस में आता है। और ये जो आयरन लॉस है, ये आयरन लॉस को मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो किसी भी आयरन कोर में, मतलब ये जो कोर है जिसे आप क्रोड कहते हैं, जिसे आप क्रोड कहते हैं, तो ये डीसी मोटर का जो कोर है। अब इस डीसी मोटर के कोर में ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस दो प्रकार के लॉस होते हैं। ये लॉस जो होता है ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण होता है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक ईडी के कारण होता है, मैग्नेटिक ईडी के कारण होता है। अब ये जो मैग्नेटिक ईडी करंट है और मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस करंट है, ये दोनों करंट किसी आयरन कोर में या डीसी मोटर का जो कोर है उसमें सर्कुलेट होते हैं। तो जब भी, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर की भी बात करेंगे, तो ट्रांसफार्मर में भी उसके कोर में आयरन लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है। तो आयरन लॉस को भी इस दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कोर के अंदर मुख्यतः ईडी करंट लॉस भी मिलेगा और हिस्टेरिसिस लॉस भी मिलेगा। ये दो प्रकार के लॉस मिलना तय है। जहां पर भी आयरन कोर होगा, ठीक है, या फिर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ कोर होगा, ट्रांसफार्मर का कोर हो, चाहे डीसी मोटर का कोर हो, चाहे डीसी जनरेटर का कोर हो। देखिए, ट्रांसफार्मर का कोर हो, उसमें भी लॉस होंगे। डीसी मशीन और डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इसमें भी ये दो प्रकार के लॉस होंगे। जहाँ जहाँ कोर का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ऐसा कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग्स को लपेटी जाएगी, तो ऐसे कोर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये दोनों लॉस होंगे ही होंगे। कॉपर लॉस कब होगा? जब उसमें कॉपर की वाइंडिंग की जाएगी, तो ऑब्वियसली उसमें कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। और आयरन लॉस कब होगा बेटा? आयरन लॉस उस कोर में होगा जिस कोर के ऊपर वाइंडिंग्स को लपेटी गई है। वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस कॉपर लॉस की लिस्ट में आएंगे, और आयरन लॉस में जिस कोर में वाइंडिंग को लपेटी गई है उसमें आयरन लॉस होगा। तो ये आयरन लॉस जो होता है उसके कोर में होता है, और इसी आयरन लॉस को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो है ईडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस। तो ईडी करंट लॉस हमने पिछली क्लास में बताया था आपको। ये जो ईडी करंट होता है, मतलब कोर में ट्रेवल होने वाली करंट, जो कोर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। हमने आपको बताया था डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो फ्लक्स के कटने के कारण उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होने लगता है।
तो ईएमएफ कंडक्टर में जनरेट तो होता है, उसके साथ में कोर में भी ईएमएफ जनरेट होता है और उसमें करंट सर्कुलेट होती है। तो वही करंट जब उस कोर में फ्लो होती है तो वही ईडी करंट लॉस की श्रेणी में आता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस में भी सेम ऐसा ही होता है। हिस्टेरिसिस में भी इसमें भी करंट ट्रेवल करती है। तो इसके बारे में हिस्टेरिसिस लॉस आज हम पढ़ेंगे। तो हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस ये स्पेशली फॉर ट्रांसफार्मर के कोर में, डीसी मशीन के कोर में ही ट्रेवल करती है। तो कोर में जहाँ पर ट्रेवल करेगी, जिस कंडक्टर में मूव करेगी या जिस कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो होगी, तो वहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस होगा। चलिए सबसे पहले तो देखेंगे हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लॉस। तो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस क्या है पहले इसके देखेंगे। देखिए, यदि किसी आयरन की कोर को मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है, परंतु जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा देते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण उपस्थित रह जाते हैं, जिसे मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहा जाता है। आयरन की कोर में रह गए मौजूद चुंबकत्व के गुण या चुंबकीय फ्लक्स को अपशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अपशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इसी को अपशिष्ट चुंबकत्व भी कहते हैं या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ये कोई आयरन की कोर है, इसमें आपने कॉइल को लपेटा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, चलो आर, यहाँ पर एक स्विच और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है। ठीक है,
वोल्टेज अप्लाई किया आपने, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, स्विच S, यहाँ से करंट फ्लो होने लगी, तो इसमें N बनेगा, इसमें S बनेगा, क्योंकि यहाँ से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो पीस है, ये पीस दिख रहा है आपको, ये आयरन कोर है और आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लपेटी गई, इसे क्या कहेंगे हम, कॉइल या कॉपर कॉइल। ठीक, अब इसमें हमने क्या अप्लाई किया, करंट अप्लाई किया हमने, इसमें करंट फ्लो की है, करंट हमने इसमें फ्लो किया। तो जब स्विच को यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये S क्या है, ये है स्विच, ये क्या है, सोर्स या वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, रेजिस्टेंस। देखिए, जब इस आयरन के कोर के ऊपर कॉइल को लपेटी जाती है, वाइंडिंग्स को लपेटी जाती है और उसे करंट अप्लाई किया जाता है उसमें, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है। उसके चारों ओर ये जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, या इसे ही हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। तो इसके चारों ओर जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो जिस दिशा से, जिस साइड से करंट फ्लो हो रही है, वहाँ पर N बनेगा और उसके राइट साइड में क्या बनेगा, S बनेगा। तो जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब जैसे ही इसके स्विच को हम ओपन करते हैं, तो इसमें चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, बनना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंट इसमें चुंबकत्व के गुण विद्यमान रहते हैं। तो इसमें जो चुंबकत्व के गुण विद्यमान रहेंगे, अर्थात कि इसे क्या कहेंगे बेटा हम, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। तो जो चुंबकत्व के गुण इसमें विद्यमान रहेंगे, जिसे अपशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, अपशिष्ट चुंबकत्व। यही अपशिष्ट चुंबकत्व के जो गुण हैं, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। गुण को मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। और हमें डीसी जनरेटर में यही रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म मतलब अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। यही अपशिष्ट चुंबकत्व डीसी मशीन में हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। और जब रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म डीसी जनरेटर का ख़त्म हो जाता है, चुंबकत्व के गुण अपशिष्ट चुंबकत्व ख़त्म हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके नहीं देती डीसी जनरेटर। तो हम क्या करते हैं, अलग से बैटरी सप्लाई देते हैं और उसके पोल को क्या किया जाता है, चुंबकित किया जाता है डीसी सप्लाई देके, ताकि उसके अंदर रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म के गुण उपस्थित रहे, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उपस्थित रहे। तो ये जो नियम है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, जब किसी आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लपेटी जाती है और उसमें हम सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने पर ये रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म उत्पन्न करके देता है। जब सप्लाई हटा देंगे तो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म उत्पन्न करके देगा। यही प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहलाती है। अब इसको हम कर्व से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कर्व बनता है, इस कर्व से इसको ड्रॉ करते हैं। इसका कर्व जो है इस टाइप से बनता है, ये कर्व है इसका मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का। बना लीजिए इस कर्व को, ठीक है। प्लस H, ये हो जाएगा माइनस H, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा माइनस B। तो B इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। उसे क्या शो करते हैं बेटा हम, B से शो करते हैं। और मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस को H से शो किया जाता है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस
को H से शो किया जाता है। तो ये जो कर्व ड्रॉ करेंगे, ये कर्व स्पेशली फॉर इस टाइप से बनेगा। ये 0 हो जाएगी पोजीशन, ठीक है, ये एक पोजीशन हो जाएगा। ये इसे कहा जाता है हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है, इसे कहा जाता है हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। माइनस बी मैक्स, ये हो जाएगा प्लस बी मैक्स, और ये जो इसका कर्व है, एक्चुअल में ये कर्व जो है ये लूप का ग्राफ शो पर करता है यहाँ से इस टाइप से। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B पॉइंट, ठीक है। लूप इस टाइप से बनता है इसका। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये इसका, और ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के बीच में बनता है ग्राफ, तो इसे कहेंगे BH कर्व। जिस पदार्थ में, मानकर चलिए इस पदार्थ में, इस मटेरियल में अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण यदि ज़्यादा हैं और उसे समाप्त करना है तो कैसे करेंगे आप? जिस मटेरियल में रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म के गुण ज़्यादा हैं और उसे हटाना है तो आप कैसा करेंगे? इसमें, इस मटेरियल में देखिए, यहाँ से जब हम सप्लाई देते हैं, ये आयरन कोर है, उसमें कॉइल लपेटी हुई है। यदि इसमें रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म उपस्थित होता है, बनता है, और उसे समाप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो जब भी इस मटेरियल में, इस आयरन पीस में अपशिष्ट चुंबकत्व गुण विद्यमान रहेंगे और उसे समाप्त करना है तो हम क्या करेंगे? इसके करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। मतलब जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर नेगेटिव कर देंगे, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे। मतलब इधर से जो करंट फ्लो रही है उसको इधर से करंट फ्लो करना चालू कर दें तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है, जिसे आप कहते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व, अपशिष्ट चुंबकत्व, ये गुण नष्ट हो जाएगा इसका। और अपशिष्ट चुंबकत्व ऐसे मटेरियल में ज़्यादा होता है जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, जिसमें कोरोसिव फोर्स ज़्यादा होगा, उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें, इस मटेरियल में, जैसे कि एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, एलनी को जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसका परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट किसका बनाते हैं? एलनी को। तो एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, ये तीन ऐसे मटेरियल हैं जिसमें कोरोसिव फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, इसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और इसका मैग्नेट बनाया जाता है। तो जिसमें, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं वो एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट है। इसकी कोरोसिव फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म बड़े आसानी से बनता है। तो इसी का ही हम यहाँ पर अपशिष्ट चुंबकत्व के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे बना लीजिए आप। यदि इसमें AC सप्लाई देते हैं, ये मैग्नेट ज़रूर बनेगा, ऐसा नहीं कि मैग्नेट नहीं बनेगा, लेकिन बार बार मैग्नेट फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा। मतलब फ्लक्स के मान में चेंज होते जाएगा। तो फ्लक्स के मान में चेंज होगा तो यहाँ पर पहले N बन रहा है, यहाँ S बन रहा है, फिर हाफ साइकिल नेगेटिव हुई, फिर यहाँ S, फिर यहाँ N, मतलब इस टाइप से रोटेट होते जाएगा, वो चेंज होते जाएगा, और वो भी 0.02 सेकेंड में चेंज होते जाएगा। इसीलिए यदि आपको मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो वो DC सप्लाई उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। वो हमेशा के लिए यहाँ पर N पोल बनेगा तो यहाँ पर S पोल बनेगा, वो हमेशा के लिए सिर्फ इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही आपने AC सप्लाई देना स्टार्ट किया तो यहाँ पर N तो बनेगा हाफ साइकिल पॉजिटिव में, ये हाफ साइकिल है AC की
पॉजिटिव में यहाँ पर N पोल बना, यहाँ पर S पोल बना, फिर हाफ साइकिल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब हाफ साइकिल नेगेटिव हो गया तो इसके करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इस साइड से फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो जहाँ पर यहाँ पर अब ये जो S पहले बना था, अब यहाँ पर N पोल बनना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ पर S पोल बनेगा, फिर ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर दूसरी हाफ साइकिल चलेगा तो फिर यहाँ पर N पोल बनना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ पर S पोल बनना। तो ऐसा ये कंटिन्यू करते जाएगा, जब तक आप सप्लाई देंगे तब तक ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो इसका परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना संभव नहीं है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें AC सप्लाई देते हैं हम। AC सप्लाई इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, शिफ्ट होते जाता है। हाफ साइकिल पॉजिटिव है तो N बनेगा, हाफ साइकिल फिर नेगेटिव है तो फिर उसी जगह S बन जाता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बेल है वो बार बार टिक 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 की आवाज़ के लिए, क्योंकि उसको पकड़ना छोड़ना है। एक बार मैग्नेट बना तो पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल बजते जाती है। लेकिन हमें किसी DC मोटर के अंदर, ये DC मोटर है, ठीक है, या DC जनरेटर है, अब ये इसका N पोल है, ये इसका S पोल है। अब ये इसमें ये मैग्नेट पहले से बना हुआ है, लेकिन उसमें मैग्नेट के गुण खत्म हो गए हैं, ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है। तो क्या करते हैं, फिर यहाँ पर कुछ कॉइल लपेटी होती है, इस कॉइल में फिर से सप्लाई देते हैं, तो फिर इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है अपशिष्ट चुंबकत्व विद्यमान हो जाता है। फिर जैसे ही जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो फ्लक्स कटेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहीं पर इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। यदि हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हम चाहते हैं कि यहाँ हमेशा के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करे, हमेशा के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करे। तो जैसे आप सर्किट ब्रेकर देखेंगे तो सर्किट ब्रेकर में आप DC सप्लाई देते हैं, तो सर्किट ब्रेकर में ये जो ट्रिपिंग प्लंजर होता है, यहाँ पर एक ट्रिपिंग प्लंजर होगा, तो इसमें आप जैसे सप्लाई देंगे तो इसका एक पर्टिकुलर करंट आप जितना देंगे उसके चारों ओर उतना ही इस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जितने एम्पियर की करंट देंगे आप, मानकर चलिए आपने अभी इसमें 5 एम्पियर की करंट दे दिया, तो 5 एम्पियर की करंट में इसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतने दायरे में ही बन रहा है। अब आपका प्लंजर इतने दूर है, कितने दूर है, ये ट्रिपिंग प्लंजर इतने दूर है, जब तक इस प्लंजर को ये मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में नहीं आएगा तब तक इसको खींच नहीं पाएगा, तो सर्किट ट्रिप नहीं होगी। तो अभी मानकर चलिए ये इस सर्किट में 5 से 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मानकर चलिए 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक ही बन रहा है। अभी इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और ये प्लंजर के बीच में गैप है, मतलब ये अभी इसको अपनी ओर खींच नहीं पा रहा है, इतनी पावर उसमें नहीं है। और जैसे ही सर्किट में फॉल्ट होगा तो ये जो 5 एम्पियर है ना, ये 15-16 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये 15-16 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ जाएगा, तो फिर इस प्लंजर को अपनी ओर आसानी से खींच लेगा और सर्किट ट्रिप हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है रिले में यही होता है, रिले में, सर्किट ब्रेकर में पूरा एक कंपोजिशन होता है उसका। आप सर्किट ब्रेकर को देखेंगे तो उसमें जो रिले लगाता है वो रिले में यही मैकेनिज्म जुड़ा होता है, ठीक है। किसी सब स्टेशन में जाएंगे आप तो सर्किट कैसे ट्रिप होती है, तो वहाँ पर रिले लगा होता है और उस रिले में यही कॉइल होती है। इस रिले को अलग से बैटरी ऑपरेटेड DC सप्लाई दिया जाता है। जैसे ही इसमें 5 एम्पियर, जब फॉल्ट की कंडीशन नहीं है उस समय 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है मानकर चलिए, और जैसे ही फॉल्ट हुआ तो करंट का मान ऑटोमेटिक राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाता है, उसका क्राइटेरिया, तो प्लंजर उसके क्राइटेरिया में आ जाता है, प्लंजर को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही उसको खींचेगा तो सर्किट ट्रिप हो जाएगी, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी सब स्टेशन में जाओगे आप तो वहाँ पर बैटरी एक रूम ही होता है, बैटरी चार्जिंग रूम।
बैटरी चार्जिंग रूम का मेन काम यही होता है कि चाहे यार्ड में सप्लाई रहे या ना रहे, लेकिन उस बैटरी में बराबर सप्लाई रिले को जाएगा, सर्किट ब्रेकर को जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक ऑपरेटेड जो भी चीज़ है उस बैटरी से सप्लाई जाएगा और वो 24 आवर चार्ज रहती है। ठीक है, और ये सब स्टेशन में आपको देखने मिलेगा। दूसरी बात यह है कि उसमें ट्रिकल चार्जिंग की जाती है, 24 घंटा चार्जिंग में लगा होता है। तो जितने भी सर्किट ब्रेकर और स्विच गियर, रिलेस, इनको ऑटोमेटिक ऑपरेट करना है तो वहाँ पर जो सिस्टम है वो बैटरी के सप्लाई से ही काम करते हैं। बैटरी का पावर सप्लाई काम आता है वहाँ, अदर कोई और फीडर से सप्लाई लेके काम नहीं करते। पता चला कि आपके फीडर में लाइन ही नहीं है, मतलब पावर ही नहीं है, तो आप तो फिर रुक जाओगे, आपका काम ही नहीं होगा। इसीलिए बैटरी चार्जिंग रूम अलग से बनाया जाता है और वहाँ 24 घंटे जो है वो बैटरी चार्ज होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आयरन का पीस है, यही आयरन का पीस इस टाइप का यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डीसी जनरेटर में बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, मतलब वोल्टेज उत्पन्न करके ही नहीं देगा डीसी जनरेटर। यदि उसके पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण नहीं है तो वोल्टेज बनाकर नहीं देगा। तो ये इसकी हमें डीसी जनरेटर में ज़रूरत पड़ती है। उसका हिस्टेरिसिस जो लूप है जिसे बीएच कर्व कहा जाता है, ये बीएच कर्व है। इस बीएच मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, इन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो कर्व है यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी ये पॉजिटिव वाला और ये निगेटिव वाला, यदि इसको यहाँ पर ऐसा मिलाएंगे तो ये इस लाइन पे मिलेगा और ये इस लाइन पे मिलेगा, ये इसका पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में ये जो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस है वो इसका मान इस कर्व में इतना मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएगा कि ये लूप एक कर्व है, एक कर्व ड्रा हुआ है, और जिस मटेरियल में ये कर्व बनेगा उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व गुण विद्यमान होंगे। जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, एल निको इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इस आयरन की कोर को, किसी आयरन की कोर को हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले तो हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। किसी आयरन की कोर को एसी सप्लाई दिया जाता है, एसी सप्लाई दिया जाता है तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस होता है, या किसी आयरन की कोर को, किसी आयरन की कोर को एसी सप्लाई देते हैं और उसे मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस उत्पन्न होता है। यह लॉस सिर्फ एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता, डीसी में नहीं होता। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि ये जो लॉस है वो एसी में होगा, डीसी में नहीं होता। तो जब भी आप डीसी सप्लाई देंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर किस में होगा? जब आप एसी सप्लाई देंगे तब।
तो जब भी किसी आयरन की कोर को एसी सप्लाई देते हैं तब ही हिस्टेरिसिस लॉस होता है, नहीं तो ऐसे हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता। तो जब भी किसी आयरन की कोर को एसी सप्लाई दिया जाएगा, मानकर चलिए ये आयरन की कोर है, उसमें वाइंडिंग लपेटी हुई है, आपने इसमें एसी सप्लाई दिया, तो एसी सप्लाई देने पर ही इस आयरन की कोर में हिस्टेरिसिस लॉस उत्पन्न होगा, डीसी सप्लाई देने पर उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हिस्टेरिसिस लॉस है, इस हिस्टेरिसिस लॉस के कारण इस आयरन की कोर में हीट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? हीट, मतलब उष्मा उत्पन्न होगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस के कारण क्या होता है, इसमें उष्मा उत्पन्न होता है या हीट उत्पन्न होता है। हिस्टेरिसिस लॉस के कारण इसमें उष्मा उत्पन्न होता है या हीट उत्पन्न होता है, और यही हीट ज़्यादा होने के कारण यही वाइंडिंग, इसकी वाइंडिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, वाइंडिंग जल जाएगी, या जो कोर है, कोर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा। कुल मिला के यदि इसमें हीट उत्पन्न होगा तो यही हीट इसको नुकसान पहुंचा सकता है। यही चीज़ आपको याद होना चाहिए, लिख लीजिए। बंद होगा तो बताना है ना। अरे बाप, पेंट ही खराब हो गया पूरा। देखिए, हिस्टेरिसिस के कारण क्या क्या होता है आपको मालूम है? हिस्टेरिसिस के कारण मशीन का टेम्परेचर, मशीन का, देखो मशीन में क्या उत्पन्न होगा? हीट उत्पन्न होगा। मशीन में हीट उत्पन्न होगा। हिस्टेरिसिस के कारण मशीन में हीट उत्पन्न होगा। हीट उत्पन्न होने के कारण मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, हीट उत्पन्न होगा तो इसके पहले तो यहाँ पर पावर लॉस हो जाएगा। हीट उत्पन्न होगा तो क्या होगा? पावर लॉस होगा। पावर लॉस होगा तो मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, और मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी तो हमें आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा? अरे कम पावर प्राप्त होगी हमें। तो होता यूँ है, जब हिस्टेरिसिस लॉस होता है तो हिस्टेरिसिस लॉस के कारण मशीन में सबसे पहले तो हीट उत्पन्न होगा। मशीन में हीट उत्पन्न हुआ, हीट उत्पन्न होगा, उसके कारण क्या हो जाएगा? ठीक है, मशीन में पावर लॉस होगा। मशीन में पावर लॉस होगा। पावर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, और मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? दक्षता कम हुई ना, तो आउटपुट में जितना मिलना चाहिए हमें उतना नहीं मिलेगा। तो उतना नहीं मिलेगा तो फिर इसका यूज़ करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। अब हमें इसी हिस्टेरिसिस लॉस को नेगलेक्ट करना है, मतलब एलिमिनेट करना है, हटाना है, ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? हम जो आयरन की जो कोर है उसको क्या कर देंगे? सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे। आयरन की कोर काहे की बनी होगी? सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे।
तो आयरन की कोर को यदि सिलिकॉन स्टील का बना दें तो हिस्टेरेसिस लॉस खत्म हो जाएगा। तो आयरन कोर को हम किसका बना देंगे? सिलिकॉन स्टील का बना देंगे। जब सिलिकॉन स्टील का बना देंगे तो इसमें जो हिस्टेरेसिस लूप बन रहा है वो लूप बनना बंद हो जाएगा। तो इसकी बॉडी में, इसके कोर में जो करंट ट्रेवल हो रही है वो बंद हो जाएगी। मतलब इसकी बॉडी में या कोर में जो हीट उत्पन्न हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रही है, वो उष्मा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। जब उष्मा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी तो उसमें पावर लॉस भी बंद हो जाएगा। जब पावर लॉस बंद हो जाएगी तो उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी और आउटपुट में हमें अच्छा मिलेगा पावर। तो इस तरीके से हम इसकी आयरन की कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। सिलिकॉन का बनाने पे एक फ़ायदा ये है कि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। सिलिकॉन का बनाने में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है और स्टील का बनाते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील का जब बनाते हैं और इसे लेमिनेटेड कर देते हैं, तो लेमिनेटेड करने से एक फ़ायदा ये होता है हमें कि इसमें ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि ये ईडी करंट के लॉस के कारण भी इसमें हीट उत्पन्न होता है और ये हिस्टेरेसिस लॉस के कारण भी इसमें हीट उत्पन्न होता है। तो ये दोनों हीट जो है वो एक दूसरे को क्या कर लेती है? शक कर लेती है और बनके फिर ज़्यादा हीट पैदा करते हैं, ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है और ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है तो इसका कोर गर्म हो जाता है और जब कोर गर्म हो जाएगा तो इसमें जुड़ी हुई जो लगी हुई वाइंडिंग है वो वाइंडिंग जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है, जल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आयरन की कोर को सिलिकॉन स्टील और उसे लेमिनेटेड कर देते हैं। सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं तो फ़ायदा एक है कि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है और उस सिलिकॉन स्टील से बना हुआ उसको लेमिनेटेड कर देते हैं तो एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस हिस्टेरेसिस लॉस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस हिस्टेरेसिस लॉस को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कोई आयरन की कोर है उसको एसी सप्लाई देंगे तब ही हिस्टेरेसिस लॉस होगा, या फिर आयरन की कोर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो हिस्टेरेसिस लॉस दोनों कंडीशन में होती है, या तो कोर को रखने पर, एसी सप्लाई देने पर भी, या उसे मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने पर भी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो फ्लक्स कटेगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। हिस्टेरेसिस लॉस इसका फार्मूला है ईटा और यहाँ पर लिखते हैं H, ठीक है। WH, ठीक है, ये W है, स्मॉल h है। ईटा लिखेंगे और लिखेंगे BFV। तो B मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें 1.6 की पावर होगी और ये F और ये V इतना, इसका 1.6 की पावर है इसमें वाट। ईटा ये कांस्टेंट है। B मैक्स 1.6 की पावर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और F फ्रीक्वेंसी एंड V वॉल्यूम ऑफ कोर या आयरन पीस। इसे, ये जो ईटा है इसे शैथिल्य हानि गुणांक कहा जाता है। शैथिल्य हानि गुणांक, और ये कांस्टेंट होता है, ये पदार्थ का, मटेरियल का शैथिल्य हानि गुणांक कहलाता है।
जो पदार्थ आप लेंगे, जो मटेरियल लेंगे, उस मटेरियल का शैथिल्य हानि गुणांक कहलाता है और ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये ईटा जो है ये कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे 1.6 की पावर है इंटू एफ इंटू वी। तो वी क्या हो जाएगा, पदार्थ का या कोर का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आप मैग्नेटिक मटेरियल भी लिख सकते हो, आप मैग्नेटिक मटेरियल या सीधे कोर लिख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई देंगे आप, क्योंकि एसी सप्लाई देने पर ही हिस्टेरिसिस लॉस उत्पन्न होता है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी जो होगी एसी सप्लाई देंगे तो ही इसमें हिस्टेरिसिस लॉस होगा, नहीं तो होगा नहीं। उसके बाद ये जो वॉल्यूम वी है, ये वॉल्यूम आप मैग्नेटिक मटेरियल है, वोल्टेज नहीं है। सभी स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखेंगे। इसकी यूनिट जो होगी, जो लॉस होगा वो वाट में होगा। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसकी लास्ट में यूनिट क्या लिखी जाती है, तो वाट में लिखी जाती है। तो इसका फार्मूला है WH इज इक्वल टू ईटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स 1.6 की पावर F इंटू वी, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और लिखेंगे वाट। ये इसका फार्मूला है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जब भी इस मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस पूछेगा आपको, तो हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में भी लिखना है। ये भी एग्ज़ाम में आता है, ये दोनों लिखना पड़ेगा आपको कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ठीक है। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, उसके बाद आप इसका फार्मूला लिखेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे, डीसी में मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता, डीसी में लॉस नहीं होता, सिर्फ एसी में यह लॉस संभव है, पॉसिबल है, डीसी में नहीं होता।